Everyone, good evening. कहाँ पे थे यार, कोई बताएगा क्या? अपडेट कर दो फटाफट। ये हो गया। Am I audible? Okay. Radian to degrees as well as degrees to radian, दोनों ही सीख गए होंगे फिर। Okay, ठीक है। एंड क्या हमने सर्कुलर सिस्टम पे भी क्वेश्चन किए थे? नो। ओके, चलिए तो फिर क्या मैंने कोई क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए? बता दो जरा, क्या क्वेश्चन था? एनीवन? सर कन्वर्टिंग इनटू रेडियन इनटू डिग्री फ्रॉम रेडियन दिया था आपने। इसके आपने 3 पार्ट्स दिए थे, 11/7 रेडियन, 44/21 रेडियन एंड 1/7 रेडियन। क्या वो चेंज हुए? चलो फिर चेक कर लेते हैं एक बार। 11/7 रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। याद है आपको? किससे मल्टीप्लाई करूं बताओ? डायरेक्ट बता सकता है अगर कोई। 630/11 इंटू 11/7। 11 से 11 कैंसिल, 7 से 630 कैंसिल, आंसर आया 90 डिग्री। क्या क्या था एक बार एंगल और बता दो मेरे को। 11/7 रेडियन एंड 44/20 1, राइट? 21 यस सर, एंड 1/7। 1 ठीक है। तो 44/21 को फिर से 630/11 से मल्टीप्लाई करो। Yeah, 120 degree. And next is 1/7 radian. तो यार 90/11 डिग्रीज मैं डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहा हूँ। 11 8 जो 11 8 88 बचेगा 2, तो 8 डिग्री हो गया। ये जो 2 बचा इसको मिनट्स में कन्वर्ट किया, 120 मिनट्स हो गया। 11 से डिवाइड करना स्टार्ट किया। 11 1 11 1 10 0, तो ये बचा 10, मतलब 10 ही मिनट्स भी हो गया और 10 ही बच गया है यहाँ पे जो 10 बचा उसको फिर से सेकंड्स में चेंज किया। 600 11 5 55 5 50 11 4 54 11 4 44 बचेगा 6, बट दिस विल बी मोर ऑन 5 5, 5 वाली साइड पे ज्यादा होगा अगर हम राउंड ऑफ करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। मुझे आंसर तो भेजे थे भी किसी ने। ये मैसेज हट भी जाते हैं इससे।
तो ये होने चाहिए 3 पार्ट के आंसर। चलिए डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन तो सीख लिया। क्या हमने आपको सारी रिवीजन वाली चीजें भी बता दी थी जो आपको याद होनी चाहिए? मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ratios, reciprocal ratios, as well as trigonometric identity, जो भी 10th का स्टफ था, क्या हमने वो कवर कर लिया था? जब यहाँ तक पहुंच गए हैं तो वैसे वो कवर हो गया होगा आई गेस। मतलब कवर कुछ नहीं करना था, बस उसमें आपको याद दिलानी थी चीजें। चलिए जी फिर इससे आगे बढ़ते हैं। एक तो क्वेश्चन सर्कुलर सिस्टम पे भी करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन, so we have to calculate the angle between the hour hand and minute hand of a clock at 3:30. हमें किसी क्लॉक के लिए आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल निकालना है जब टाइम हो रहा होगा 3:30। सो हम कुछ पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट आप पहले मेरे साथ सॉल्व करिए। 3:30 का एंगल क्या होगा जब 3:30 होगा, बट उससे पहले एक बार 3:30 बना के देखिए। लेट्स से दिस इज आवर क्लॉक, ये 12 होगा, दिस इज 3, दिस इज 6 एंड दिस इज 9। मिनट हैंड क्या कर रहा होगा? मिनट हैंड 1 घंटे में, इन 1 hour, मिनट हैंड विल कंप्लीट अ 1 full रोटेशन ऑफ दिस क्लॉक। यानी कि मिनट हैंड 1 hour में 360 डिग्री कवर कर रहे हैं अगर हम एंगल के हिसाब से देखें। आवर हैंड 1 घंटे में इस 12 डिवीजन में से सिर्फ एक डिवीजन को कवर कर रहा है, 12 to 1 या 1 to 2 या व्हाटएवर, जो भी आप डिवीजन की बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि मिनट हैंड और आवर हैंड किस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं। मिनट हैंड का सीन ये है, मिनट हैंड को घंटे से कोई मतलब नहीं है आपके कितने घंटे हुए, क्योंकि हर 1 घंटे में वो पूरा रोटेशन कंप्लीट कर देता है। 1 घंटे में मिनट हैंड 12 से स्टार्ट होगा, वापस 12 पे पहुंच जाएगा। मींस मिनट हैंड विल कवर 360 डिग्री इन 1 hour। तो 1 hour या फिर ऐसे बोल दो 60 मिनट्स, इसमें मिनट हैंड जो कवर करेगा वो 360 डिग्री करेगा, यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करेगा। 360 अपॉन 60 6। तो मिनट हैंड मूव करता है 6 डिग्री इन 1 मिनट, 6 डिग्री पर मिनट, और इसको सिर्फ मिनट से मतलब होता है, आर से कोई मतलब नहीं है।
330 पे भी इसका एंगल वही होगा जो 430 पे होगा, जो 530 पे होगा, जो 630 पे होगा। अब एक बार आर एंड के बारे में भी देख लेते हैं। वन आर्म ये कवर करेगा सिर्फ एक डिवीजन। यहाँ पे 12 डिविजन हुए हैं, 12। देर आर 12 डिविजन ऑफ दिस क्लॉक, ईच मेजरिंग इक्वल एंगल। टोटल क्लॉक है राउंड, तो 360 डिग्री का होगा, यानी कि एक डिवीजन हो जाएगा 30 डिग्री का। तो आर एंड क्या करता है, 1 आवर में या फिर 60 मिनट्स में 30 डिग्री मूव करता है। तो ऑब्वियसली इसको फर्क पड़ता है कि कितना घंटे हुए हैं। 330 पे कुछ अलग आर एंड का एंगल होगा, 430 पे कुछ अलग होगा, 530 पे कुछ अलग होगा, 545 पे कुछ अलग होगा। तो एक मिनट में आर एंड मूव करता है 30/60 विच इज हाफ डिग्री। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए मिनट एंड और आर एंड का क्या सिस्टम, किस तरीके से वो रोटेट कर रहे हैं। अब बात करते हैं हाफ पास्ट 3। हाफ पास्ट 3 का ये मतलब है 3:30 बोले तो आपका जो मिनट हैंड होगा वो तो होगा 6 पे 30, एंड जो आर हैंड होगा वो 3 और 4 के बीच में होगा कुछ कहीं। ये ये एंगल बन रहा होगा इनके बीच में, या फिर ये एंगल बन रहा होगा इसका रिफ्लेक्स। हम हमेशा छोटे वाले एंगल को देते हैं जनरली, बट हाउ डू वी कैलकुलेट दिस। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप पहले ये देखिए कि 12 के अगर हम 12 के रिस्पेक्ट में देखें तो 12 के रिस्पेक्ट में मिनट हैंड ने कितना एंगल बना दिया है और आर हैंड ने कितना एंगल बना दिया है, और सिंपल दोनों को माइनस कर दो। तो अभी अगर मैं देखता हूं मिनट हैंड का एंगल, तो मिनट हैंड को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपके कितने आवर्स हो चुके हैं, नो। उसको सिर्फ मतलब है मिनट से, कितनी मिनट्स हुई, 30 मिनट्स हुई। एक मिनट में कितना मूव करता है मिनट हैंड, 6 डिग्री। अगर एक मिनट में 6 डिग्री मूव करता है, 30 मिनट्स मूव करा, तो बोले तो 180 डिग्री मूव कर चुका है। दिख भी रहा है 12 से 6 का 180 डिग्री एंगल है, एंगल मेड बाई आर एंड। जब हम आर एंड से एंगल देख रहे होंगे तब हमें ये देखना है कि पहले आप दो तरीके से देख सकते हैं इसको, या तो आप टोटल मिनट्स गिन लीजिए जो भी टाइम हो रखा है। टोटल मिनट्स बोले तो 3 आवर्स यानी कि 180 मिनट्स प्लस 30 210 मिनट्स। या तो आप टोटल मिनट्स देख लीजिए और उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका हाफ होगा डिग्री, क्योंकि 1 मिनट में आर एंड मूव करता है हाफ डिग्री। तो आप या तो टोटल मिनट्स देख सकते हैं, या फिर आप जितने आवर्स हुए हैं उसको 30 से मल्टीप्लाई करते जाइए, क्योंकि एक आवर में 30 डिग्री मूव करेगा। तो 3 आवर्स 330 पे जो आर एंड ने मूव करा होगा 3 घंटे, यानी कि 3 इंटू 30 प्लस 30 मिनट्स। 30 मिनट्स बोले तो 30 इंटू हाफ, मिनट्स के साथ हाफ का मल्टीप्लीकेशन करो, घंटे के साथ आर के साथ 30 का मल्टीप्लीकेशन करो, टू गेट द एंगल मेड बाई आर एंड, जो कि हो जाएगा 90 प्लस 50 विच इज 105। तो एंगल बिटवीन आर एंड मिनट हैंड जो हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस। which is 75 in this case। अभी पहले अगर आपका किसी का भी कोई डाउट है बिल्कुल पूछ लीजिए। दूसरा एंगल 360 में से 75 को घटा के भी बोला जा सकता है, बट आपको पहली चॉइस पहली प्रेफरेंस हमेशा छोटे वाले एंगल को ही देनी है, वही पूछा जाता है। जनरली ऑप्शंस दिए होंगे वैसे तो, बट अगर ऑप्शन नहीं दिए तो आप ये बता सकते हैं कि इनके बीच में 75 डिग्री है। तो आप ये भी बता सकते हैं कि दूसरा एंगल जो होगा वो 360 माइनस दिस होगा 75।
अगर आपको बात समझ आई तो आप सेकंड क्वेश्चन को कैलकुलेट करना शुरू कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। सर हाँ जी। सर जो आपने फर्स्ट पार्ट समझाया उसमें हमने 3 into 30 क्यों किया? मतलब उसमें तो हमने 3 hours का लिया पहले का, बट फिर हमने फर्स्ट वाले में 3 क्यों नहीं लिया? हाँ ओके। जब हम मिनट हैंड की बात कर रहे हैं तो मिनट हैंड जो मूव कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मिनट्स को देखते हुए मूव कर रहे हैं, क्योंकि हर 3 o'clock 4 o'clock वापस जाके वो मिनट हैंड 12 पे ही चला जाए। बट वेन एवर वी टॉक अबाउट आर एंड, तो आर एंड को फर्क पड़ता है कि कितना घंटा हो रखा है। लाइक 3:30 के लिए आर एंड ऑलरेडी 3 पॉइंट्स मूव कर चुका होगा, 3:30 तब हुआ होगा। तो आर एंड का एंगल निकालने के लिए या तो मैं एक काम कर सकता हूं कि मैं टोटल मिनट्स निकाल लूं। लाइक टाइम हुआ था 3:30, तो टोटल मिनट्स हो गई 180 + 30 210 मिनट्स, और टोटल मिनट्स निकालने के बाद उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं। या फिर दूसरा तरीका कि हम जितने भी आर हुए हैं उसको 30 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हर आर में आर एंड एक डिवीजन मूव कर जाएगा एंड 1 डिवीजन इज इक्वल टू 30 डिग्री, इसलिए हमने 30 से मल्टीप्लाई किया बच्चों से। बात समझ आई क्यों कर रहे हैं हम 30 से मल्टीप्लाई? यस। तो जब भी हम आर एंड की बात कर रहे हैं तो हमें मिनट्स और आवर्स दोनों को काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि आर एंड दोनों पे मूव कर रहे हैं। बट जब हम बात कर रहे हैं सिर्फ मिनट हैंड की, तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा मिनट कितना हुआ है, बस टोटल टाइम में मिनट कितना हुआ है। बट सर हम ऐसे नहीं कर सकते कि मतलब जो 3 o'clock की स्टार्टिंग में पोजीशन थी, जैसे 12 की स्टार्टिंग में थी, वहां से 12 to 6 हमने मिनट हैंड पे जो डिस्टेंस है 180 डिग्री, और जो आर हैंड के लिए वो सिर्फ 30 मिनट्स में जो कवर किया वो नहीं ले सकते? अगर 30 मिनट्स में कवर करता तो 15 डिग्री करता। इसी यस क्वेश्चन पे बात करते हैं, चलो ठीक है। अगर 15 डिग्री करता तो उससे कैसे निकाल दिया? मतलब टोटल 180 तूने पहले तो 12 से देखा,
पर तूने फिर आर एंड के लिए देखा तो वो 3 से ही देखा बस, तो ये तो 90 का तो डिफरेंस पहले ही आ गया। या तो तुझे ये बात पता हो, तू अपने दिमाग में ये बात रखे, तब तो कोई दिक्कत नहीं। यस सर, समझ गई। अनवी फर्स्ट सेकंड करेक्ट है, 7:30 का तूने सही डिग्री बताया। करेक्ट है नोहा? करेक्ट है अनवी, सेकंड थर्ड भी। तो जिसने सेकंड नहीं किया है मैं उसे फिर से बता देता हूँ। 7:30 का मतलब है 7:30। मिनट हैंड कितना बना रहा होगा? डायरेक्टली जो भी मिनट्स दी गई है उसको 6 से मल्टीप्लाई करो। मिनट्स दी गई है 30, 6 से मल्टीप्लाई करा, ये बना 180 डिग्री। अब आर एंड का निकालो। आर एंड के लिए जो भी आवर्स दिए गए हैं उसको 30 से मल्टीप्लाई करो, 7 × 30 = 210, प्लस जो भी मिनट्स दी गई है उसको हाफ से मल्टीप्लाई करो, 50, तो ये बना 225 डिग्री। बोले तो दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है 45। तो मिनट हैंड के लिए डायरेक्टली मिनट्स को गाइस 6 से मल्टीप्लाई करो। आर हैंड के लिए मिनट आवर्स को मल्टीप्लाई करो। आर एंड के लिए मल्टीप्लाई करो पहले जो भी तुम्हारे आवर्स हैं उसको 30 से, और जो मिनट्स हैं उसको हाफ से। नहीं अनवी, फोर्थ गलत है। हाँ जी, थर्ड 940 बताओ जरा फटाफट। अच्छा, किसी कोई बचा है जिसने नहीं लिखा हो अभी तक? पहले तो वो बता दो। Someone is there जिसने अभी तक नोट नहीं किया है तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, देन थर्ड हमें 940 के बीच में एंगल निकालना है, एंड फोर्थ इज हमें 235 के बीच में एंगल निकालना है। क्या प्रॉब्लम? मिनट हैंड का टाइम निकालो। मिनट हैंड का टाइम निकालते हुए कैसे निकालना होगा? जो भी मिनट्स दी गई है 6 से मल्टीप्लाई कर दो। करेक्ट है इसका। मिनट्स दी गई है 40, तो डायरेक्टली आप 40 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 240। आर एंड के लिए या तो फिर से वही बात कि आप टोटल मिनट्स गिन लो और फिर टोटल मिनट्स का हाफ कर देना, उतना एंगल हो जाएगा। या फिर आप आवर्स को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 × 30 प्लस 40 का हाफ कर दो, 20। ये हो जाएगा 9 × 3 = 27, 270 प्लस 20 290 डिग्री।
दोनों के बीच में डिफरेंस आया 50 डिग्री। फोर्थ करेक्ट नो 235। सबसे पहले तो इसका मिनट हैंड बताओ मेरे को। सिद्रा बता, इसका मिनट हैंड कितना एंगल कवर करेगा? 35 into 6. 35 into 6, good, which will be 210 degree. हमजा इसका आर एंड कितना कवर करेगा? सर 2 into 30 plus करेक्ट, 35 into half. 35 का हाफ हो जाएगा 17.5। ये बन जाएगा 67 पॉइंट नो सॉरी 77.5। 32 60 and this will be 77.5 degree। हाँ अनवी, मैंने गलत आंसर तेरा देखते इसलिए बोल देते क्योंकि मुझे पता था कि देखिए 35 डिग्री है, तो आंसर इसका 0.5 डिग्रीज में आना चाहिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमें कुछ मिलेगा जो कि आएगा 132.5। इस तरीके से हम एंगल निकाल सकते हैं बिटवीन जो भी हमारे मिनट हैंड एंड आर एंड दिए गए हैं एट सर्टेन टाइम। चलिए जी, और कुछ क्वेश्चन करते हैं सर्कुलर सिस्टम में। चलिए पहले ये करिए। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, the length of a chord ट्राई करो। नेक्स्ट ये
सेकंड क्वेश्चन में 10 सेकंड्स लिखा हुआ है, मतलब हमें ये बताना है कि ट्रेन एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, उसकी 1500 मीटर रेडियस है, किस स्पीड से चल रही है, 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। 10 सेकंड्स में जितना भी वो चलेगी, वो पोर्शन कितना एंगल बना रहा होगा एट सेंटर। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको रेडियस या डायमीटर दिया हुआ है सर्कल का, और साथ साथ एक आर्क दी हुई है। आपको बताना है उस आर्क के साथ जो सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट, उसकी लेंथ क्या होगी। भैया आपको जो गिवन है, ये गिवन है ए बी की लेंथ 20 है। हाँ जी सिद्रा पूछिए। सिद्रा पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं। तो गलती करेक्ट है नीब। नो यशिका, नो। बच्चे थीटा की वैल्यू एल बाई आर होती है। एल होता है लेंथ ऑफ आर्क, ना कि लेंथ ऑफ कोड। ओके, मेरे साथ करिए ये। तो हमें इस पहले वाले क्वेश्चन में दिया गया था कि एक सर्कल है और सर्कल का डायमीटर 40 सेंटीमीटर, तो यानी कि सर्कल की रेडियस हो गई 20। आपको बताना था लेंथ ऑफ माइनर आर्क, यानी कि इस आर्क की लेंथ, अगर इस कोड की लेंथ 20 है। नो, सबसे पहली बात तो मैंने देखो ये ट्रायंगल बना के दिखाया आपको कि ए बी को कोड बना दिया और ये ए और बी को दोनों को सेंटर से ज्वाइन कर दिया, तो वो भी 20, ये भी 20, बिल्कुल सभी एंगल 60 डिग्री होगा। बट एंगल नहीं बताना था हमें, ये बताना था। अब आप देख सकते हैं कि ये एक इक्विलेटरल एंगल बन गया है। ये कोड भी 20 सेंटीमीटर की लेंथ की है और दोनों रेडियस भी 20 सेंटीमीटर की लेंथ की है, यानी कि ये एंगल 60 डिग्री होगा। तो मुझे एक बात पता चल गई कि मेरा जो जिस भी आर्क की मैं लेंथ निकालना चाहता हूं, वो आर्क क्या एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे, 60 डिग्री कर रही है, बोले तो पाई बाई 3। तो सबसे पहली चीज, तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो हमारे पास यही थी कि यहाँ पे हमें कोड की लेंथ दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है, हमसे पूछा गया है आर्क की लेंथ। तो हमने कहा यार आर्क की लेंथ तो बता दें बट थीटा बताओ। थीटा निकालने का ये तरीका था कि आपको ये देखना था कि क्या बन रहा है। इसका मतलब कि ये एंगल बना पाई बाई 3 और इस पाई बाई 3 की वैल्यू होगी एल बाई आर। तो एल पता नहीं, एल तो कैलकुलेट ही करना है, आर क्या है 20 है, इज इक्वल्स टू एंगल क्या बन रहा है पाई बाई 3। तो यहां से एल की वैल्यू आ गई
तो ये जो हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क आई वो आई 25/3 सेंटीमीटर। इतनी लेंथ ऑफ आर्क होगी। लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए थीटा चाहिए, आर चाहिए, आर तो था, थीटा नहीं था। थीटा कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी ज्योमेट्री लगानी पड़ी, एज इन कि हमें पहले बना के देखना पड़ा। क्या वो हमसे पूछना चाह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ट्रेन मूव कर रही है सर्कुलर पाथ पे। सर्कुलर पाथ की रेडियस है 1500। ट्रेन मूव कर रही है 66 किलोमीटर पर आवर की हेल्प से। तो ट्रेन, ये बताना है कि ट्रेन ने कितना एंगल कवर किया 10 सेकेंड्स में। ऐसा कोई सर्कुलर पाथ दिया हुआ है, ट्रेन पहले थे किसी ए पॉइंट पे, 10 सेकंड बाद पहुंच गई बी पॉइंट पे, ट्रेन ऐसे मूव कर रही है। तो ये जो बन जाएगा हमारे पास, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। हमें बताना था कि कितना एंगल कवर करेगी ट्रेन। आर की वैल्यू दी गई है 1500 मीटर है। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज 1500 मीटर। नहीं नहीं, एंगुलर वेलोसिटी की जरूरत नहीं। नॉर्मली देखना भाई, तेरे को थीटा निकालने के लिए एल बाई आर चाहिए, आर तो तेरे पास है। तेरे को लेंथ ऑफ आर्क और चाहिए, यानी कि ए से बी तक जो हमने मूव करा है ये आर्क, इसकी कितनी लेंथ है, और ये तो निकाल सकता है ना। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से। यस सर। स्पीड भी दी हुई है 66 किलोमीटर पर आवर है, टाइम भी दिया हुआ है 10 सेकंड के लिए मूव करी है। एल की वैल्यू निकाल, आर ऑलरेडी है, थीटा निकल जाएगा। फवाज, कुछ बात समझ आ रही है क्या चल रहा है? हाँ सर। हाँ सर। सर्कुलर सिस्टम पे ही कर रहे हैं हम क्वेश्चन, जो लास्ट क्लास में हमने सर्कुलर सिस्टम पढ़ा था। जी सर। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। बस अब ये एल और आर निकालने के तरीके हैं। आई हैव टू चेक यशिका, जस्ट वेट। नो, 8.19 नो। क्या कोई यहाँ पे बता सकता है मेरे को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने का फॉर्मूला?
सबसे पहली बात तो रेडियस आपको मीटर में दी हुई है, स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, और टाइम आपको सेकंड्स में दिया हुआ है। तो यार सबकी यूनिट सेम करो ना, सबकी यूनिट सेम हो जाएगी अगर ये स्पीड को आप मीटर पर सेकंड में निकाल लो। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने का तरीका होता है, किलोमीटर को लिख दीजिए 1000 मीटर, आर को लिख दीजिए 3600 सेकेंड्स, 20 से 20 गया, बिल्कुल 5/18, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। ये तो याद रखो, आपको कन्वर्जन करने पड़ेंगे, फिजिक्स में काफी है, फिजिक्स में काफी कन्वर्जन आते हैं इस तरीके के, इसलिए इसको याद कर सकते हैं आपके 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना होता है हमें। तो अगर मैं बात करूं कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया इन 10 सेकेंड्स में, तो उसके लिए आई हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, जिसके लिए आई हैव टू यूज स्पीड इनटू टाइम। और यही जो भी ये डिस्टेंस कवर करेगी ट्रेन, यही लेंथ ऑफ आर्क भी होगी। इसी की हेल्प से तो मैं थीटा निकाल पाऊंगा। तो लेंथ ऑफ आर्क होगी 66 इंटू 5/18, इतना तो बना मीटर पर सेकेंड, इंटू 10 सेकेंड्स के लिए जा रहे हैं, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, ऊपर बन जाएगा 550/3। करेक्ट है मुनीब? यशिका आई गेस तूने निकाला सही है, 11/90 आ रहा होगा। यस सर। उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं 11/90 भी। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन 10 सेकंड्स आया 550/3 मीटर। इतने मीटर डिस्टेंस ने चला है, जितना चला है डिस्टेंस ने उतना ही है हमारी लेंथ ऑफ आर्क। उसी आर्क का हमें बताना है कि क्या एंगल बनेगा एट द सेंटर। मींस वी हैव टू फाइंड थीटा, थीटा वुड बी L by R, L is our length of arc, means the distance covered by the train, which will be 550/3 into R is 1500, ये गया 5 से कट किया 11, 30, तो ये हो गया 11/90 रेडियन। ये अपना आंसर। आप चाहें तो 11/90 को डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए 630/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये गया 7 डिग्रीज। 10 सेकंड में 7 डिग्रीज मूव कर जाएगी ट्रेन। इस तरीके से हम सर्कुलर सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। Have we talked about polar coordinates yet? Anyone? Have we talked about polar coordinates? मतलब गाइस इसके दो आंसर है, यस और नो। क्या बोल रही है यशिका? यस सर। यस। अच्छा कर लिया ठीक है। चलिए जी, ये पार्ट तो हमारा यहीं पे ही खत्म होता है। सर्कुलर सिस्टम से ही क्वेश्चन बनेंगे इस साल, जो भी बनेंगे। थोड़ा बहुत आपको कन्वर्जन करना आना चाहिए। तो आपके बोर्ड्स में 1 और 2 मार्कर क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। 1 मार्कर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट कन्वर्जन से उन्हें पूछना होगा, मतलब होगा, एंड 2 मार्कर क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे थोड़े सर्कुलर सिस्टम से, जैसे क्वेश्चन हमने अभी करे कुछ इस तरह। Let's talk about the real world. मींस जो हमारे पास ट्रिगो के मेन कॉन्सेप्ट्स, अभी तक तो हमने ट्रिगो प्रॉपर्ली स्टार्ट करा ही नहीं, अभी तक तो हमने बस बेसिक्स पढ़े हैं, प्री रिक्विजिट। ये था हमारा प्री रिक्विजिट टू स्टडी ट्रिगो ऑफ 11th।
फर्स्ट टॉपिक में हम ट्रिगोकम एंगल्स के बारे में ही ज्यादा पढ़ रहे होते हैं बस। ओके Can I rub this? Can I clear this screen? कोई बचा है तो हैंड रेस कर दे बस। चलिए तो ठीक है। चलिए फिर पहले तो एक बात समझ लीजिए आप, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या डिफरेंस है। तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा था 10th क्लास में। बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि हम बाय द वे कुछ मतलब इंडियन करिकुलम में तो हमें इस तरीके से पढ़ाया जाता है, एक बार 10th क्लास में ट्रिगो पढ़ाया जाता है, एक बार 11th क्लास में ट्रिगो पढ़ाया जाता है। 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोला जाता है मोस्टली, और 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोला जाता है। बट कुछ करिकुलम में इस तरीके की भी चीजें होती हैं कि वो आपको ये बताते हैं, दो तरीके से बताते हैं, विच आई फाउंड अ बेटर वे टू अंडरस्टैंड द ट्रिगो, कि हमें इस तरीके से भी बताया जाता है कि ट्रिगो दो तरीके से रिलेटेड है। एक है ट्रिग्नोमेट्री ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, जो आपने 10th क्लास में पढ़ी, जहां पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोला करते थे, क्योंकि वहां पे ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग दो साइड्स के रेशियो से कनेक्ट करते हैं ना। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने वाले हैं जो ट्रिग्नोमेट्री ऑफ सर्कल्स है बेसिकली। इसीलिए मैंने आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स भी पढ़ाए। अब मैं आपको एक साइन थीटा कॉस थीटा की डेफिनेशन बताने वाला हूं सबसे पहले, और यहां से आपको कुछ कुछ बातें भी समझ आएंगी। तो चलिए लेट्स से मैंने एक यूनिट सर्कल लिया। कैन समवन टेल मी क्या होता है यूनिट सर्कल? ओके, यूनिट का मतलब है 1, तो यूनिट सर्कल का मतलब हो गया जिसकी रेडियस 1 यूनिट हो। और जिसका सेंटर ओरिजिन हो। मैंने ऐसा एक सर्कल लिया है, तो ये इसका सेंटर है ओरिजिन 0,0, ये इसकी लेंथ होगी 1 यूनिट रेडियस की। कैन यू टेल मी दिस पॉइंट ए? ये ए पॉइंट है, ये बता सकते हैं ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? व्हाट इज द पॉइंट ए? क्या बोल रहे हो नी? फिर से बोल। तेरी वॉइस कट रही है, बट आप ऐसे देख सकते हैं कि ओ ए रेडियस ही तो है यार, और ए पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही होना है, एक्स कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा क्योंकि ये ओ ए पूरी रेडियस है। क्या आप मुझे इसके कोऑर्डिनेट बता सकते हैं बी के? फटाफट बताओ, देखो जरा बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे यार। वाई एक्सिस पे पॉइंट है, वाई एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे? भाई ओबी की लेंथ 1 है ना, रेडियस 1 यूनिट है, तो रेडियस 1 यूनिट है तो ओबी की लेंथ हो गई 1। ओबी की लेंथ 1 का मतलब वाई कोऑर्डिनेट तो हो गया 1, एक्स कोऑर्डिनेट 0 वाई एक्सिस। तो क्या आप मेरे को सी के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं? यशिका क्या होंगे सी के कोऑर्डिनेट?
हाँ सिद्रा बोलो बोलो बोलो, क्या होंगे? 1,0। 1 नहीं होना चाहिए सिद्रा, -1 और 0 होना चाहिए। यस सर, सॉरी। और ऐसे डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 and -1। 0 -1। ठीक है जी। अगर मैं कोई भी यहाँ पे पॉइंट लेता हूं, जनरल पॉइंट, कोई भी ये एंगल थीटा बना रहा है, तो क्या आप मुझे इसके कोऑर्डिनेट बता सकते हैं इस पॉइंट के? पोलर कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में सोचो। पोलर कोऑर्डिनेट्स हम पढ़ चुके हैं, r cos थीटा r sin थीटा होते हैं। जब भी वर्ड पोलर की बात हम करेंगे तो पोलर वर्ड से यही मतलब होता है कि आपको दो चीजें निकालनी है, उस पॉइंट का ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है। ये तो हमें पता है इस पॉइंट का ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है, ये रेडियस के बराबर है, विच इज 1, और ये एंगल है थीटा। तो क्या मैं इस पॉइंट को r cos थीटा r sin थीटा लिख सकता था? कल ही हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने r cos थीटा r sin। r cos थीटा r sin थीटा की जगह r तो हो गया 1, तो क्या ये पॉइंट sin थीटा नहीं हो गया? पहले तो आपको अगर इसमें कोई भी डाउट है यहाँ तक पूछ लो, क्योंकि हमारा काफी काम हो गया अगर आपको ये बात समझ आ गई। बस यही समझाना था मुझे, तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं अगर कोई भी डाउट है तो। पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे, r cos थीटा r sin थीटा, r होता था उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस तो रेडियस के बराबर ही है, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है तो रेडियस हो गई 1 यूनिट, यानी कि r की वैल्यू है 1। और एंगल बना रहे हैं थीटा, कोई भी थीटा हो सकता है ये। फवाज कुछ पूछना चाहता है? नहीं नहीं सर, Did you understand this? Why did I write cos theta comma sin theta? Did you understand this? यही पोलर कोऑर्डिनेट्स है, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं। अगर ये 60 डिग्री एंगल बना रहा होगा ना, तो cos 60 sin 60 हो जाएगा ये पॉइंट। ऐसे ही देखो, ए पॉइंट को भी पोलर फॉर्म में लिखता तो cos 0 sin 0 लिखता, क्योंकि 0 डिग्री एंगल बन रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, देख लो वैसे। अगर बी पॉइंट को लिख रहा होता तो लिखता cos 90 sin 90, cos 90 is 0 sin 90 is 1, खुद ही पॉइंट आ जाएगा। तो वही काम किया मैंने एग्जैक्टली, cos थीटा को मैं sin थीटा। बहुत रेवोल्यूशनरी आइडिया था ये, जिसने भी फर्स्ट टाइम दिया था। cos थीटा और sin थीटा की डेफिनेशन ही बदल दी। cos थीटा sin थीटा अभी तक आप जानते थे, sin थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। भूल जाओ उसको, भूलने की जरूरत तो नहीं, भूलो तो मत। बट अब cos थीटा sin थीटा वो नहीं रह गया सिर्फ, अब हम सर्कल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं। क्या मैंने आपको ये भी बता दिया था कि एंगल -∞ से लेकर +∞ तक कुछ भी हो सकता है? देखो फटाफट मेरी बातों को जवाब दे दो, इतना देर नहीं लगाना, कोई भी दे सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि हम फिर उस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। क्या आपको ये पता चल चुका है एंगल -∞ से लेकर +∞ तक कुछ भी हो सकता है? मतलब अगर कोई भी एक बच्चा ऐसा है जिसे लगता है कि नो आई डोंट नो दैट, तो वो that guy or girl can speak, that guy can speak। सबको पता है, I should assume this, okay। तो हमारा एंगल जब क्लॉकवाइज मेजर करेंगे हम किसी भी एंगल को, तो नेगेटिव हो जाएगा, और -∞ जितनी बार भी रोटेट करते जाएंगे उतना ही छोटा होता जाएगा। जब हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे होंगे एंगल को, तो पॉजिटिव होगा, एक रोटेशन में 0 से लेकर 360 तक जाएगा, दूसरी रोटेशन में 360 से आगे जाके 720 तक जाएगा। एंगल कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, what is cos theta and what is sin theta? Cos theta is the x coordinate of any point. Cos theta is the x coordinate of any point lying on this unit circle
whose center is at origin, लिख लीजिए, ये है cos थीटा की नई डेफिनेशन। Similarly, sin theta is the y coordinate of a point lying on unit circle whose center is at origin. अब आपको प्रॉपरली मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में डिफरेंस बता सकता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल तक ही लिमिटेड थे, बट इफ वी टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो यार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो कैन एक्सपैंड। नाउ सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द चैप्टर फंक्शंस, आई गेस कुछ ने नहीं पढ़ा होगा। अभी के लिए मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया भी दिया था फंक्शंस का व्हेन वी वर स्टडीइंग इनइक्वालिटीज, बट मैं आपको फिर से बता देता हूँ फंक्शंस क्या होते हैं। सो फंक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल 11th 12th 2 साल आपको फंक्शन पढ़ाया जाएगा और फिर आगे भी आप फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हो। काफी मोटा मोटा बात करूं तो फंक्शन आर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ओनली। फंक्शंस मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं। जैसे कि आप 10th क्लास में पॉलिनोमियल्स पढ़ के आए थे, पॉलिनोमियल्स एक छोटा सा पार्ट है फंक्शन का। पॉलिनोमियल्स भी एक टाइप के फंक्शन ही होते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शंस होते हैं पॉलिनोमियल्स। ऐसे ही ये sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, sec cos cot, sec cosec cot, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। ऐसे ही मैंने आपको लॉगरिथम पढ़ाया है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया वो। देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन इन मैथ्स, और उन सभी एक्सप्रेशंस को वी कैन कॉल फंक्शंस। ये तो ही फंक्शंस की समझने की बात, क्या है फंक्शंस। अलग अलग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, and every mathematical expression is known as function. That will be some kind of a particular function. अगर मैं log में कोई एक्सप्रेशन लिख रहा हूं तो वो हो जाएगा लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर मैं x को नॉर्मली यूज करते हुए कोई फंक्शन लिख रहा हूं तो वो हो जाएगा एल्जेब्रिक फंक्शन। मैं ऐसे ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हुए कुछ लिख रहा हूं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैंने मॉड्यूलस को यूज कर दिया तो इस तरीके की चीजें होती हैं। But the important thing is, when we use this word function, we basically focus on two things. First is domain and second is range. यहाँ पे बहुत लोग functions पढ़ चुके होंगे और आपको domain और range निकलवाना भी सिखाया गया होगा। जब हम आएंगे functions पे इस बारे में तो मैं तब बात करूंगा कि हमने functions में domain और range कैसे निकालना है। Right now, what I want you to understand is what is domain and what is range. Because whenever we use this word function, we will be focusing on two things, domain and range. Now, what is domain? Domain is input. क्या हम अपनी तरफ से इनपुट दे सकते हैं किसी भी फंक्शन को, किसी भी एक्सप्रेशन को? एंड रेंज इज कि अगर हम उसे कोई इनपुट देते हैं तो उसका आउटपुट क्या क्या आ सकता है। तो जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा उसकी मिनिमम और मैक्सिमम क्या क्या वैल्यूज आ सकती है, वो पूरी हो जाएगी उसकी रेंज, और हम उसमें क्या क्या वैल्यूज रख सकते हैं ये हो जाएगा उसका डोमेन। Now, as I have already used these words, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का
ऑडिबल? Am I audible? Am I audible? Yes. Yes, sir. Okay. लिख लिया था वो जो भी पुराना लिखा हुआ। अगर किसी ने नहीं लिखा है तो मैं दोबारा बना देता हूँ। अगर सभी लोगों ने लिख लिया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, बनाना तो वैसे मेरे को थोड़ा सा पड़ेगा ही, बट मैं सारा नहीं बनाना चाहता। ये फिगर तो मेरे को वापसी बनाना है। देखना यार, इससे मैं बहुत सारे काम करने वाला हूँ अभी। अब इसको समझते रहना मेरे साथ साथ। जैसे ही हमने ये आइडेंटिफाई करा कि cos थीटा sin थीटा तो यार x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है किसी सर्कल के पॉइंट के, और वो सर्कल है कैसा? वो सर्कल है यूनिट सर्कल जिसका सेंटर है ओरिजिन। और हमने बहुत सारे काम कर लिए। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट फंक्शंस। फंक्शंस में हमें जब भी हम फंक्शन वर्ड यूज कर दे तो हमें डोमेन और रेंज दोनों को निकालना पड़ेगा भाई। What I want to say is if I'm telling you that cos theta and sin theta are two trigonometric functions, then I also have to tell you what is the domain and range of these functions. पहले समझते हैं क्या हमारा डोमेन और रेंज से मतलब है। तो डोमेन और रेंज से हमारा ये मतलब है, डोमेन है अगर मैं फंक्शन बोल रहा हूं sin थीटा, ये हमारा कोई फंक्शन है y is equals to sin थीटा, तो मैं इसके डोमेन से ये बात करना चाहता हूं कि मैं इसको क्या क्या इनपुट दे सकता हूं ना। क्या क्या इनपुट दे सकता हूं उससे पहले आप ये समझ लीजिए साइन थीटा क्या होता है। सो साइन इज जस्ट अ नोटेशन। साइन का अपने आप में कोई बात मतलब नहीं है। हाँ, साइन का मतलब तब है जब थीटा इसके साथ लगा हुआ है, राइट? तो साइन तो एक नोटेशन है, ऐसा ही साइन। थीटा इसका इनपुट है। थीटा मैं यहां पे रख सकता हूं। अब थीटा को मैं क्या रख सकता हूं? कुछ भी जो चाहूं। माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक आप थीटा को जो रखना चाहते हैं रख सकते हैं। सर आपको कैसे पता चला कि रख सकते हैं? देख मैं दिखाता हूं कैसे पता चला मेरे। अगर हमारा ये पॉइंट पूरे सर्कल पे कहीं भी लाई करता है तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे सर्कल पे कहीं भी लाई कर सकता है पॉइंट को। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर ये पॉइंट होता इस मतलब अगर ये पॉइंट ए के लिए कंसिडर कर रहा होता मैं थीटा, तो पॉइंट ए के लिए थीटा होता 0, पॉइंट बी के लिए थीटा होता 90, पॉइंट सी के लिए थीटा होता 180 डिग्री, पॉइंट डी के लिए थीटा होता 270 डिग्री, वापस से घूम के पॉइंट ए पे आता 360 डिग्री, और फिर दूसरी रोटेशन शुरू करूंगा, फिर एंगल बढ़ने लगेगा।
फिर पूरी रोटेशन करके आऊंगा 720 तक जाऊंगा, फिर से एंगल बढ़ने लगेगा, और तीसरी रोटेशन करूंगा तो थर्ड रोटेशन करूंगा और बढ़ जाएगा, फोर्थ करूंगा और बढ़ जाएगा। जितनी रोटेशन करना चाहते हो कर लो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई भाई हमने। जितनी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करते जाओगे उतना ही एंगल बड़ा होता जाएगा। सिमिलरली आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करना शुरू करा। मान लो आपका पॉइंट यहां पे है, तो ये एंगल हो जाएगा माइनस थीटा, और ये थीटा जो भी एंगल की वैल्यू होगी 0 से लेकर -90 के बीच में होगी, पहली रोटेशन अगर आप क्लॉकवाइज कर रहे हैं। क्लॉकवाइज रोटेशन में अगर आपका पॉइंट यहां पे होगा तो क्या आप मुझे बता सकते हैं एंगल की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? ये थर्ड क्वाड्रेंट में दिखाया मैंने आपको पॉइंट, देख सकते हैं आप। अगर हमारा पॉइंट यहां पे है और मैं जानना चाहता हूं कि इसका थीटा कितना है, इसका एंगल कितना है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो एग्जैक्टली एंगल तो नहीं बता पाऊंगा, पर क्या मैं ये बता सकता हूं कि एंगल कहां से कहां के बीच में लाई कर रहा होगा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट है तो? गाइस हम क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं एंगल, क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो देखो ऐसा कुछ एंगल आएगा, -90 से लेके -180 के बीच में आएगा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट है। ऐसे अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट है और मैं क्लॉकवाइज एंगल मेजर कर रहा हूं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सा एंगल होगा, मतलब कहां से कहां के बीच में लाई कर रहा होगा एंगल? ओके, फिर से समझिए, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। जब भी हम एंगल मेजर करने जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव ले रहे हैं एंगल, एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव ले रहे हैं उसी एंगल, राइट? अगर मैंने कोई भी पॉइंट अपना फोर्थ क्वाड्रेंट में चूज किया अब वो पॉइंट के लिए तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है मेरे पास, डी से लेके ए तक मैं बहुत सारे पॉइंट्स को चूज कर सकता हूँ। दिस पॉइंट इज डी, तो डी से लेके ए के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स लाई करते हैं, मैं कोई भी पॉइंट ले सकता हूँ। और अगर मैं उसको अगर मैं उसको क्लॉकवाइज मेजर करना चाहूंगा तो वो एंगल 0 से लेकर 90 तक कुछ भी हो सकता है इस क्वाड्रेंट में, नॉट 0 से 90, 0 से लेकर -90 तक, क्योंकि नेगेटिव एंगल होगा। सिमिलरली अगर मेरा पॉइंट इस वाले क्वाड्रेंट में कहीं भी लाई कर रहा है तो उसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होगा वो -90 से -180 हो जाएगा अगर मैं उसको मेजर कर रहा हूं क्लॉकवाइज। सिमिलरली अगर मेरा ये वाला क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, और मैं उसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहा हूं, कैन यू टेल मी द एंगल, कौन सा एंगल होगा ये, किसके बीच में लाई कर रहा होगा? No one understood this. सिद्रा, क्या ये बात समझ आई क्या बोल रहे हैं? No. यशिका, यस सर। क्या होगा एंगल अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट पे कोई भी पॉइंट ले रहे हैं एंड वी वांट टू आइडेंटिफाई कि उसका एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ क्या होगा, तो कैन वी आइडेंटिफाई कि क्या एंगल होगा? सर 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। सेकंड क्वाड्रेंट नहीं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में 90 से 180 के बीच में होगा, बिल्कुल सही बात है। क्लॉकवाइज में क्या होगा? -90 से -180 से -270 के बीच। भाई क्लॉकवाइज के लिए तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ ना यार, क्लॉकवाइज तो यहीं से ही शुरू हो गया था ना। आपने क्लॉकवाइज मेजर करना शुरू करा तो क्लॉकवाइज में तो ये यहां से ऐसे आया मेजर होना शुरू, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। 180 तो यहीं पे खत्म हो गया, अब आप यहां पे जा रहे हो, मतलब आप थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो क्लॉकवाइज के हिसाब से। तो -180 से लेके -270 के बीच में होगा ये एंगल जो भी होगा। सिमिलरली
अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट ले रहे हो और जानना चाहते हो कि उसका एंगल क्या होगा अगर हम उसको क्लॉकवाइज मेजर करें, बता सकते हैं क्या होगा? बस और बढ़ जाएगा ना, -90, -270 से लेकर -360 डिग्री के बीच में होगा वो एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में। मतलब फर्स्ट ही होगा वो क्वाड्रेंट, बट क्लॉकवाइज देख रहे हैं तो फोर्थ हो जाएगा ना, ऐसे बोल रहा हूं। जितनी एक रोटेशन में, मतलब मैं 0 से लेकर -360 डिग्री तक जाऊंगा क्लॉकवाइज में। अगर मैं मूव करता हूं फर्दर रोटेशंस पे तो -360 से लेकर -720 तक चला जाऊंगा। अगर मूव करता हूं फर्दर रोटेशंस पे तो -720 से लेकर -1080 डिग्री तक चला जाऊंगा। सिमिलरली सो ऑन। तो पहली बात, आप इस एंगल को जितना चाहे छोटा ले सकते हैं, -∞ तक बना सकते हैं। आप क्लॉकवाइज रोटेशन करते जाइए, एंगल और छोटा होता जाएगा और छोटा होता जाएगा और छोटा होता जाएगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कर रहे हैं तो एंगल बड़ा होता जाएगा। तो आप साइन थीटा कॉस थीटा के अंदर जो वैल्यू चाहे थीटा की वो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो डोमेन की बात करें तो ऑल रियल नंबर्स, जो थीटा रखना चाहते हैं रखते रहिए, आपकी चॉइस है, व्हाटएवर यू वांट टू। cos थीटा सेम जी, ऑल रियल नंबर्स जो आप चाहें वो रख सकते। रेंज, रेंज बोले तो साइन थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, या फिर cos थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, आपके सामने ही है, बस आपको पहचाननी है। चलिए मेरे को उससे पहले एक बात का जवाब दीजिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे इस पूरे सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं गाइस, जितने भी पॉइंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी है एक पॉइंट, ये भी है, बी भी एक पॉइंट है, ए भी है, सी डी, या इसके बीच में देखो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। सब हाईएस्ट एक्स कोऑर्डिनेट किस पॉइंट पे आएगा? गेस करो। जितने भी पॉइंट्स इस सर्कल पे लाई कर रहे हैं, हाईएस्ट एक्स कोऑर्डिनेट किस पे आ सकता है? ये देखो, ये लाइन मैंने पैरेलल ड्रॉ करी है वाई एक्सिस के। सारे एक्स कोऑर्डिनेट जो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे इससे छोटे हैं ना, जितने भी पॉइंट्स इसके लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे। सिमिलरली जितने भी पॉइंट्स इसके राइट हैंड साइड पे होंगे, जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है वो सब इससे बड़े होंगे। आप ध्यान से देखेंगे तो ऑब्जर्व करिए, ए और सी दो ऐसे पॉइंट्स हैं, ए पे आपको मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट मिल सकता है, अदरवाइज एक्स कोऑर्डिनेट इससे हमेशा छोटा ही है। देख लो जितने भी और पॉइंट्स हैं सब पे एक्स कोऑर्डिनेट इससे छोटा है, लेफ्ट हैंड साइड पे ही है इसके। और सी ऐसा पॉइंट है जिससे सारे पॉइंट्स राइट हैंड साइड पे ही है, यानी कि सी पे एक्स कोऑर्डिनेट मिनिमम है, ए पे एक्स कोऑर्डिनेट मैक्सिमम है। सिमिलरली बी पे वाई कोऑर्डिनेट मैक्सिमम है, डी पे वाई कोऑर्डिनेट मिनिमम है। कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त, cos थीटा कभी भी -1 से 1 के बाहर नहीं जाएगा। थीटा तो तूने जो रखना है रख ले, ये मत सोचना कि थीटा को हमने 1200 डिग्री रख दिया तो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, नहीं, कुछ भी नहीं होगी, -1 से 1 के बीच में ही आएगी, गारंटीड। तो हमने यहां से रेंज भी निकाल ली इनकी इजीली कि cos थीटा और sin थीटा हमेशा -1 से 1 के बीच में ही रहेंगे। अब tan थीटा की रेंज, tan थीटा डोमेन पहले दो,
डोमेन हमें ऐसा रखना होता है, tan थीटा को हम sin थीटा अपॉन cos थीटा भी बोल सकते हैं। डोमेन का मतलब होता है कौन कौन से वैल्यूज आप रख सकते हो। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूज तो सारी रख सकते हैं, बस ऐसी वैल्यूज नहीं रख सकते जहां पर डिनोमिनेटर जीरो हो, यानी कि cos थीटा जीरो नहीं होना चाहिए। अब आपको नहीं पता है cos थीटा कहां पे जीरो होता है, ये चीज हम आगे सीखेंगे। cos थीटा जीरो होगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, आपको तो बस अभी एक ही पॉइंट पता है कि π/2 पे cos थीटा जीरो होता है, बट अभी के लिए आप इसको लिख सकते हैं। तो tan थीटा का डोमेन है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n + 1 π/2। 2n + 1 मतलब ऑड, π/2 मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। आप थीटा को कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मत रखिएगा। और रेंज, इसका आंसर कुछ भी आ सकता है, ऑल रियल नंबर्स। cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो sin थीटा जीरो नहीं होना चाहिए, sin थीटा जीरो होता है पाई के मल्टीपल्स पे। sec थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा जीरो नहीं होना चाहिए, तो डोमेन इसका भी वही। cosec थीटा 1 अपॉन sin थीटा होता है, तो sin थीटा जीरो नहीं होना चाहिए, तो जो cot का डोमेन वही cosec का भी डोमेन। sec और cosec की वैल्यू निकालनी है, जानते हो यार आप, बस आप निकालोगे या नहीं पता नहीं है तो। कैसे जानते हैं जी, आपने इनइक्वालिटी में पढ़ा है हमसे ही, रेसिप्रोकल निकालना। अगर कोई x दिया हुआ है, उसकी वैल्यू a से लेके b के बीच में है, तो 1 अपॉन x या तो होगा 1 अपॉन b से लेके 1 अपॉन a के बीच में, अगर a और b दोनों का साइन सेम है। और 1 अपॉन x माइनस इंफिनिटी से लेके 1 अपॉन a यूनियन 1 अपॉन b से लेके इंफिनिटी होगा, अगर दोनों का साइन अलग अलग है। sec थीटा cos का ही तो रेसिप्रोकल है दोस्त। cos की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, सेकंड वाला रूल लगेगा। cos थीटा -1 से 1 के बीच में, a से b के बीच में, a और b दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, तो sec थीटा की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेके 1 अपॉन a विच इज -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। cosec थीटा सेम, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब हम उनके डोमेन और रेंज की बात जरूर करेंगे। बट टू अंडरस्टैंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा, you should know about polar coordinates। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे, तड़ाक से सब चीजें दिख रही हैं मुझे तो सामने, सब चीजें सामने दिख रही हैं हमारे। थीटा भाई जो चाहे रख लो, जितनी रोटेशन क्लॉकवाइज करनी है उतनी क्लॉकवाइज कर लो, जितनी एंटी क्लॉकवाइज करनी है उतनी एंटी क्लॉकवाइज कर लो, तो थीटा को कुछ भी रख सकते हो। रेंज बोले तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, दिख रहा है यूनिट सर्कल में कोई भी x कोऑर्डिनेट 1 को एक्सीड नहीं कर पाएगा और -1 से छोटा नहीं हो पाएगा। सिमिलरली sin थीटा 1 को एक्सीड नहीं कर पाएगा, -1 से छोटा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आखिरकार है तो cos थीटा sin थीटा हमारे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही ना। और पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, सर्कल पे। सर्कल कैसा है, यूनिट सर्कल। नेक्स्ट क्लास में हम इसके ग्राफ सीखेंगे। पहले तो हम फटाफट से इसके ग्राफ कुछ आपको बनाए, मतलब 6 के 6 फंक्शंस के ग्राफ दिखा देंगे, शुड नो अबाउट देम। और उसके बाद हम अलाइड एंगल्स की वैल्यूज निकालना सीखेंगे, और फिर अगर टाइम बचता है तो हम फॉर्मूले पे पहुंच जाएंगे। फॉर्मूले कवर करने के बाद तब हम इसके मेन क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी, तो इसे पढ़ के आइएगा। मैंने जैसे कि आपसे पहले ही कहा था कि ट्रिगो एक ऐसा चैप्टर है जिसको वी हैव टू स्टडी डेली। अगर किसी भी दिन गैप आएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी बहुत नेक्स्ट क्लास में।
तो आज आपने कुछ चीजें पढ़ी हैं, लास्ट क्लास में आपने कुछ चीजें पढ़ी थी, प्लीज सभी चीजों का रिवीजन करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में, अदरवाइज इट्स गोना बी अ प्रॉब्लमैटिक क्लास। चलो टाटा बाय बाय। Thank you, sir.